चलिए शुरू करते हैं कंटिंजेंट। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब ऑलरेडी आपको बताया है कि सर डिपेंडेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंट किसके ऊपर, कि सर एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सर वो अनसर्टेन इवेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है, बट इट इज एन इवेंट विच इज पैरेलल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी आपको मैंने डिटेल बताया हुआ, और यही मेन डिफरेंस बनता है बिटवीन अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेदर इट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टीज का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है तभी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है रे, पार्टीज का अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस्ट देयर इज नो अदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व, सो वो वेजरिंग हो जाता है। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट सर वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। कई जगह पे तो इनको इलीगल एग्रीमेंट्स भी बताया गया है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे पढ़ना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को। करण फारिया पढ़ गई। A contract may be an absolute contract or contingent contract. An absolute contract is to be performed in every event without any condition. देखो, However, a contingent एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्स ने वाई को बोला मैं अपनी कार तेरे को बेचता हूँ, वाई ने बोला मैं तेरे को 10 लाख रुपए देता हूँ, तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ कोई किसी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं है कि ये होगा तो ही मैं बेचूंगा ना वो होगा तो ही बेचूंगा। सर दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, एक्स को वाई को कार देनी है, वाई को एक्स को 10 लाख रुपए देना है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट या तो एब्सोल्यूट होता है या फिर कंटिंजेंट होता है, या फिर कंटिंजेंट होता है। क्या कंटिंजेंट होता है? A contingent contract, sorry, however, a contingent contract depends upon happening or non-happening of an event। कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, कल यदि ये शिप आ जाता है तो मैं आपको 10 कंटेनर दूंगा, यानी कि हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है। हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है, शिप के आने पे डिपेंड कर रहा है। आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाया है, विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, शिप के आने या नहीं आने पे डिपेंड करता है। कंटिंजेंट है सर, आएगा तो आपको मैं 10 कंटेनर दूंगा, ऐसा भी कंटिंजेंट इवेंट हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बनाया, यदि मेरा शिप अगले 10 दिनों में नहीं आ पाता है तो आपको मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को आगे पेनल्टी लग जाएगी। मतलब उसने उस चीज का इंश्योरेंस करा लिया, प्रीम पॉलिसी करा ली। तो सर दिस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। कि सर यदि शिप नहीं आएगा तो आप मेरे लिए ये करेंगे। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट कैसा है? अनसर्टेन इवेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए मीनिंग पढ़ गई। a contingent contract is a conditional contract and the conditions is of an uncertain nature. कंडीशनल, डिपेंडेंट अपॉन सम कंडीशन। ठीक है, एंड कंडीशन इज अनसर्टेन, तो अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इवेंट अनसर्टेन है, ये दोनों ही बात आपको पहले ही बताई हुई है। देयरफॉर आगे बढ़ गई। Therefore, a contingent contract is a contract in which the promisor undertakes to perform the contract upon the happening or non-happening of a specified future uncertain event, which is collateral to the contract. दिस इज द मेन पार्ट। ठीक है, ये वाला जो मीनिंग है ना, ये मेन पार्ट है। देयरफॉर अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इन विच द प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट upon either the happening or non-happening of a specified future uncertain event। इवेंट जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किसी पार्टी को करना है या नहीं करना है, वो इवेंट कैसा होना चाहिए सर? वो अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, विच इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, विच इज पैरेलल टू द कॉन्ट्रैक्ट। सर आग लगेगी तो आप मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान सही करेंगे। एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये पकड़ो प्रीमियम 2 लाख रुपए का, और आग लगेगी, इफ फायर हैपन्स तो आप मुझे 10 लाख रुपए तक का कवर देंगे। तो सर इसने इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी दे दी, इसने प्रीमियम दे दिया,
कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दिस इज डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, आग का लगना या नहीं लगना, लगने पे डिपेंड करता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी तो है, लगेगी या नहीं लगेगी ये किसी को पता नहीं। ठीक है, और इट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, सो दिस इज नोन एज contingent contract. Sir, this uncertain event is parallel to the main contract. It is not a part of the main contract, but it is parallel to the main contract. यही मेन डिफरेंस होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में। बारिश का होना या नहीं होने पे यदि कोई दो दोस्त ऐसे कर रहे हैं, कल बारिश होगी तो तू मुझे 100 रुपए दे देना, नहीं होगी तो मैं तेरे को 100 रुपए दे दूंगा, ये सर कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? सर ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वेजरिंग एग्रीमेंट है। यहाँ बारिश का होना या नहीं होना, ये जो अनसर्टेन इवेंट है, ये मेन पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट इटसेल्फ है, जबकि ये कोलैटरल या पैरेलल टू द मेन एग्रीमेंट है इन अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दिस अनसर्टेन इवेंट इज पैरेलल और कोलैटरल टू द मेन थिंग। बात समझ में आई? बोलो यस और नो। यस, ठीक है। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विच इज कोलैटरल या पैरेलल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, आइए सेक्शन 31 में इसकी डेफिनेशन पढ़ो। A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस कम अंडर दिस कैटेगरी। तो अब तो क्लियर हो ही गया होगा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट आइदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट पैरेलल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कम अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी रुपीज 10 लाख 1 लाख इफ बीज हाउस इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दिस इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली, मतलब समझ लिया, पहचान लोगे, इतनी पहचान हो चुकी है कि ये कंटिजेंट है या वेजरिंग है। ठीक है, आइए अब अपन चलते हैं असेंशियल्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट या असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट या लीगल रूल्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, the performance depends upon some contingency, contingent event, dependent event। पढ़ गई। The performance of a contingent contract depends upon some contingency, that is, upon happening or non-happening of some future events. हम्म। In such a contract, the liability to perform arise or cease only on the happening or non-happening of some future uncertain event. Sir, the performance of a contingent contract depends upon some contingency, that is upon happening or non-happening of some future event। Yes sir, depend करता है, कोई future event होगा या नहीं होगा उस पे डिपेंड करेगा, उस contingency पे डिपेंड करेगा कि सर किसी को कुछ करना है या नहीं करना है। In such a contract, the liability to perform arise or cease only on the happening or non-happening of some future uncertainty। कि आपको परफॉर्म करना है या नहीं करना है, ये केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सर मेन बात क्या है? द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन कंटिंजेंसी। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि कोई परफॉर्मेंस देनी है या नहीं देनी है, ये उस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या उस पर डिपेंड, कंटिंजेंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल पर। A advances rupees 10,000 to B on a promise by C that if B fails to return within a month, C will repay. The performance of the contract depends upon the non-performance by a party. देखो क्या है, ए ने बी को 10,000 रुपए दिए, केवल इस उस पे दिए, सी के वादे पे दिए कि यदि ये तेरे को लौटाता नहीं है तो मैं लौटाऊंगा। ठीक है, तो सर अब यदि बी ने नहीं लौटाए तो सी को लौटाने होंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय सी डिपेंड्स अपॉन वेदर बी उस पैसे को चुकाता है या नहीं चुकाता है। ठीक है, तो सर A advances 10,000 to be on a promise by C that if B fails to return within a month, C will repay. This performance of contract depends upon the non-performance by a party। Contingent contract का example है ये, इसने नहीं किया
तो मैं करूंगा द परफॉर्मेंस बाय दिस पर्सन डिपेंड्स अपॉन प्रायर नॉन परफॉर्मेंस बाय दिस पर्सन। अनसर्टेन इवेंट है, चुकाएगा या नहीं चुकाएगा किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन सम कंटीजेंसी। सर सेकंड है कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड करेगा कि मतलब परफॉर्मेंस देनी है या नहीं देनी है। कोलैटरल इवेंट पैरेलल इवेंट, आग का लगना या नहीं लगना, शिप का वापस आना या नहीं आना, वो रुपया देगा या नहीं देगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि मुझे कुछ करना है या नहीं करना है। सो को सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट और लीगल रूल विच शुड बी प्रेजेंट इज कोलैटरल इवेंट या पैरेलल इवेंट। पढ़ भाई। The event upon which performance of contingent contract depends must be collateral to the contract. हम्म। An event is said to be collateral when it does not form part of promise to be performed or consideration for the promise. If an event is a consideration for the contract, it is a reciprocal promise. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि सर यदि वो खुद कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तब तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाएगा। हमारे लिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर वो जिस इवेंट पे, जिस अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड ये होगा कि कुछ परफॉर्म करना है या नहीं करना है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि सर इट इज ए कोलैटरल और पैरेलल इवेंट और नॉट। ठीक है। सर देखो, अब मैंने आपको क्या बोला कि सर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वेदर एक्स और वाई के बीच में कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या फिर एक्स और वाई के बीच में दो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रहे हैं। इनमें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। यदि रेसिप्रोकल प्रॉमिस बन रहे हैं तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। लेकिन यदि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो सर परफॉर्मेंस बाय वन पार्टी डिपेंड्स अपॉन द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विच इज पैरेलल और कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सर डिफरेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बीच में डिफरेंशिएटर कैसे होगा। पढ़ो। P agrees to deliver 100 sets and Q agrees to pay the price only after the delivery. These are reciprocal promises. It is not a contingent contract because the event on which Q's promise depends is a part of promise or consideration of the contract and not a collateral event. देखो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का तो एग्जाम्पल होता है कि मैंने आपको 2 लाख रुपए का प्रीमियम भरा और आपने मेरे को 10 लाख के कवर की पॉलिसी दी। यदि फायर लगेगी तो उस पर डिपेंड करेगा ये पार्टी परफॉर्म करेगी अपना 10 लाख रुपए का नुकसान सही करने का या नहीं। ठीक है। तो ये फायर लगना हो गया कोलैटरल इवेंट या पैरेलल इवेंट जिसपे परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी मिस्टर वाई की। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज पैरेलल। अब इधर आ जाओ रेसिप्रोकल प्रॉमिस में। एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट बना, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा और आप मुझे 10,000 यूनिट किसी आइटम के प्रोड्यूस करके देंगे। लेकिन मैं दूंगा तभी 10 लाख रुपए जब आप मुझे 10,000 वो यूनिट लाके मेरे सामने पहले रख देंगे, तब मैं 10 लाख रुपए दूंगा। द परफॉर्मेंस बाय दिस प्रॉमिस डिपेंड्स अपॉन प्रायर परफॉर्मेंस बाय दिस प्रॉमिस। अपन ये नहीं बोल सकते कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ गिविंग 10 लाख रुपीज इज कंटिंजेंट या डिपेंडेंट अपॉन प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ गिविंग 10,000 यूनिट बाय दिस पर्सन। नो, इट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के ही हिस्सा है। 10 लाख रुपए देना और 10,000 यूनिट देना ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की बात है जिसे परफॉर्म करना है। सर यहाँ पर कोई पैरेलल या कोलैटरल इवेंट नहीं है। ठीक है, हम तो क्या कह रहे हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई पैरेलल या कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड करता है कि किसी पार्टी को परफॉर्म करना है या नहीं। यदि वो खुद कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है तो उनको ये बोलना कि ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है ये ज्यादा बेटर होगा। तू परफॉर्म करेगा तो मैं करूंगा, मैं करना होगा तो तू करेगा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या तुम लोग को डिफरेंस समझ में आया रेसिप्रोकल प्रॉमिस और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में? सर एक ही डिफरेंस है कि सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस में तो सर कोई पैरेलल इवेंट नहीं होता है, दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा होती है, 10 लाख रुपए देना और 10,000 यूनिट बन देना। जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में
सर एक पैरेलल कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड करता है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोलो सर, कंटिंजेंट और कॉन्ट्रैक्ट और रेसिप्रोकल प्रॉमिस में डिफरेंशिएट कर लोगे आप लोग? यस सर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो घबराना मत इस पे, बहुत रेयर आते हैं इस चीज पे, लेकिन आ गया तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, क्योंकि तुम लोग को डिफरेंस पता पड़ गया है कैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना और कैसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस में डिफरेंशिएट करके अपने नंबर निकाल लेने। तो सर एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सर परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन सम कंटिंजेंसी। सेकंड, कोलैटरल या पैरेलल इवेंट, कोलैटरल या पैरेलल इवेंट होता है, ठीक है। थर्ड, इवेंट शुड नॉट बी मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। ये थोड़ा सा किस जिसे बोलते हैं ना कि सर ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जिसे आप लोगों को घोटना पड़ेगा, समझाने की जहां तक वो होगी मैं आपको समझाऊंगा, बट इसको थोड़ा सा मगअप करने वाला पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें समझने से ज्यादा काम नहीं चलेगा। इवेंट शुड नॉट बी मियर विल ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि देखो, समझने की बात ये है, एक तो होता है प्रोमिसर की इच्छा हुई, हुई तो मैं कर दूंगा, नहीं हुई तो मैं नहीं करूंगा। ये कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है भाई, ये बात ध्यान रखना। इधर तो उसके हाथ में बात है, उसकी इच्छा हुई तो कोई काम कर देगा, उसकी इच्छा नहीं हुई तो नहीं करेगा। ये आप ये नहीं बोल सकते कि ये अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है। जबकि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट कैसा होता है कि सर उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर यदि कोई कुछ ऐसा वादा कर रहा है, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया, तो ये हो गया प्रॉमिसर। प्रॉमिसर कुछ ऐसा वादा कर रहा है कि मेरी इच्छा हुई तो मैं ये कर दूंगा, तो सर ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में नहीं आएगा। केवल इसके ऊपर डिपेंड, इसकी इच्छा पे डिपेंड करे, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं और समझने की एक कोशिश करते हैं, वैसे ये मगअप पॉइंट है। आ जा भाई पढ़। The contingent event must not be mere will of the promisor. However, if the event is within the promisor's will or control, not merely at will, it may be a contingent contract. देखो, contingent must event must not be mere purely will of the promiser. However, if the event is within the promiser's will or control, not merely at will, it may be a contingent contract। एक बार एग्जाम्पल पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत यहां से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर वन पढ़ रही। A agrees to do some work for B if he would be feel pleasure in doing so. इफ ही वुड फील, If he would feel pleasure in doing so, it is not a contract at all. यदि मेरे को मजा आया तो मैं तेरा काम कर दूंगा, अरे यार ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल टू पढ़। A promises to pay B rupees 10,000 if A left for Delhi on a particular day. It is a contingent contract because going to Delhi is a event, no doubt within A's will, not merely his will. देखो, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा यदि मैं एक पर्टिकुलर डे पे दिल्ली चला गया तो। इफ ए लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, ऐसा बोला। सर देखो यहां पर ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों है, मैं उसका कारण बताता हूं कि सर ए को दिल्ली निकलना है, ये ए की विल पे तो डिपेंड करता ही है, नो डाउट, लेकिन प्योरली विल पे डिपेंड नहीं करता है। सर विल के अलावा सर और भी बातों पे डिपेंड करेगा कि सर उसको प्लेन मिला या नहीं मिला, रेलवे रिजर्वेशन में सीट में टिकट मिली या नहीं मिली, वो ट्रेन या प्लेन कैच कर पाया या नहीं कर पाया। एक तो होता है कि प्योरली मेरी इच्छा होगा तो कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो ये कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन जहां इच्छा के साथ में कोई डिपेंडेंसी भी आ जाती है तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मे बी अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट मे नॉट बी अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये तो इंडिविजुअल केस स्टडी पढ़ के ही पता पड़ेगा। मे लिखा है कि सर जरूरी नहीं है, तब भी होगी इच्छा के साथ में कोई दूसरी कंटीजेंसी आ जाए। क्यों जरूरी नहीं है, एक की इच्छा ही नहीं हुई तो फिर तो आगे की कंटीजेंसीज आएंगी ही नहीं कि प्लेन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, टिकट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, सीट पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। तो सर इच्छा तो है, लेकिन
सर आगे फिर कंटिजेंसी है नहीं कि सीट भी तो मिलनी चाहिए, प्लेन में ट्रेन में आप टाइमली वहां पहुंच जाने चाहिए। तो सर ये बड़ा ही सब्जेक्टिव सा घोटने वाली चीज है, दैट इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। विल के साथ में कोई कंटिजेंसी भी होनी चाहिए जिस दूसरी चीज पर डिपेंड करेगा। सो ए प्रोमिसेस टू पे 10,000 टू इफ ए लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन अ पर्टिकुलर डे। यदि मैं जाता हूं तो 10,000 दूंगा। सर केवल मेरी इच्छा पे नहीं, और भी चीजों पे, प्लेन फ्लाइट वगैरह वगैरह। ठीक है, बिकॉज गोइंग टू दिल्ली इज एन इवेंट नो डाउट विद इन एज विल। नो डाउट ए की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो जाएगा या नहीं, बट नॉट मेयरली हिज विल, बिकॉज अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व कि वो दिल्ली जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, उन पे कंटिजेंट है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट हुआ घोटने का, तीसरा असेंशियल एलिमेंट हुआ घोटने का। क्या तीन पॉइंट्स पढ़े, क्या तीन असेंशियल एलिमेंट्स पढ़े? द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन सम सॉर्ट ऑफ कंटिजेंसी। नंबर टू, तो सर पैरेलल इवेंट पे डिपेंड करता है, मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। नंबर थ्री, इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, कि सर प्रोमिसर की इच्छा पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या ये तीन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आए? यस सर। ठीक है, गोट लेना, कुछ नहीं थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आया तो गोटना ही इलाज है। नाउ लेट अस कम टू द रूल्स रिगार्डिंग द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये रूल्स स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताइए, प्रिया मिस ने कोई अकाउंट्स की क्लास रखी है 9:30 आप लोगों की? मेरे ख्याल से कोई रिवीजन के लिए कुछ रखी है। एक बार पता करना, जिसको तकलीफ हो रही है। ट्वेल्थ के लिए किसके लिए रखी है? ट्वेल्थ के लिए। ट्वेल्थ के बट उसने लिए? बोला वो रिकॉर्ड कर देगी तो चलेगा। है ना, तो 9:30 ठीक है, देखना 9:30 पे। चलिए, नेक्स्ट, रूल्स रिगार्डिंग दी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग वेरियस रूल्स रिगार्डिंग द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सर तुमको ये सब ध्यान होने चाहिए। सेक्शन 31 तो क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, सेक्शन 31। आगे टाइप्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या दिए हुए हैं, रूल्स रिगार्डिंग द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या दिए हुए हैं? सर 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है, इनमें दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है सर? ऐसा बस पूछ लिया, एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तुमको क्या पूछ रहा है सर? ये पूछ रहा है अलग अलग टाइप्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आइए एक बार इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, समझते हैं, फिर इसको करना स्टार्ट करेंगे। क्या चीज है सर? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कंटिजेंट या डिपेंडेंट अपॉन नंबर वन, हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। सर ऐसी कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करते हैं भविष्य में कोई चीज होगी तो ये काम होगा, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, होने पे डिपेंड करते हैं, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। सर एक्स ने वाई को बोला, मीत ने करण फारिया को बोला, क्या बोला? मेरा शिप आ रहा है। ठीक है, यदि मेरा शिप आ जाता है, यदि मेरा शिप आ जाता है तो मैं आपको 10 कंटेनर दूंगा, और 10 लाख रुपए आप 1 लाख रुपए पर कंटेनर के हिसाब से दूंगा। ठीक है, यदि मेरा शिप आ जाता है तो मैं आपको 10 कंटेनर दूंगा। तो ये कैसा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ? 10 कंटेनर दे के 10 लाख लेने का हुआ, विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। शिप के आने पे डिपेंड करता है, शिप के आने पे डिपेंड करता है, शिप के आने पे हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे ये कंटिजेंसी डिपेंड कर रही है। क्या ये पहला एग्जांपल समझ में आया कि यदि मेरा शिप आ जाता है तो मैं आपको 10 कंटेनर दूंगा, हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। बोलो रे, पहला वैरायटी समझ में आ गई, रूल्स रिगार्डिंग द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? यस। सेकंड पढ़ेंगे, अभी तो वैरायटी समझा रहा हूं आपको। नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच आर कंटिजेंट या डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कि सर यदि मेरा शिप नहीं आता है, एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से बोला
यदि मेरा ये शिप नहीं आता है तो आप मुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। ठीक है, यदि मेरा शिप नहीं आता है तो आप मुझे 1 करोड़ रुपया दोगे। तो ये कैसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि सर विच इज डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, नहीं आने पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड वैरायटी क्लियर हो गई। तो सर यदि वो शिप नहीं आता है तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। या हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट का एक और एग्जांपल देख लो फर्स्ट वाले का। यदि मेरे घर में आग लगती है तो हैपनिंग, आग का लगना होने पे डिपेंड कर रहा है, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, यदि मेरा शिप नहीं आता है तो आप मुझे 1 करोड़ रुपया दोगे। ठीक है, आ जाइए एक बार इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो दो है ना, ये पहले वाले ही दो हैं, बस उनमें टाइम का एस्पेक्ट और जोड़ दिया है। हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट यानी कि फर्स्ट वाला विद इन फिक्स्ड टाइम, हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये तो बहुत इजी है। एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली, 2 लाख रुपए का प्रीमियम दिया और इंश्योरेंस पॉलिसी ली। यदि मेरे घर में अगले 1 साल में, यदि मेरे घर में अगले 1 साल में आग लग के नुकसान होता है, आग लग के, हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम, अगले 1 साल में। जनरली इंश्योरेंस पॉलिसीज 1 1 साल के लिए इशू की जाती है ना, जनरली इंश्योरेंस पॉलिसीज 1 1 साल के लिए इशू की जाती हैं। अब वो अलग बात है कि मोटर इंश्योरेंस अब 3 3 साल के लिए भी एक साथ मिलने लग गया, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है, बट जनरली अगले 1 साल में, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या लिया लिखा था, अगले 1 साल के लिए कवर दे रहे हैं, अगले 1 साल में यानी कि विद इन फिक्स टाइम पीरियड तेरे घर में आग लगती है, हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, तो हम तेरे को 10 लाख रुपए तक का नुकसान करेंगे। सो ये कैसा हुआ सर, पहले वाले में ही बस टाइम एस्पेक्ट और जोड़ दिया, हैपनिंग आग का लगना ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम, विद इन 1 ईयर आग लगती है। तो क्या इसमें भी और कोई समझने वाला एस्पेक्ट है? नहीं सर। नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम, यदि अगले 10 दिन में मेरा शिप नहीं आता है, यदि अगले 10 दिन में मेरा शिप नहीं आता है तो आप मेरे को इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ रुपया देगी। ठीक है, ऐसी पॉलिसी ली। तो नहीं आता है, ठीक है, डिपेंडेंट ऐसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, शिप के नहीं आने पे डिपेंड कर रहे हैं विद इन अ फिक्स्ड टाइम, अगले 10 दिन में। क्या ये भी क्लियर हो गया? बोलो यस और नो। सर, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ, शिप के नहीं आने पे, ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, सर एक अनसर्टेन इवेंट है शिप का आना या नहीं आना, विद इन अ फिक्स्ड टाइम अगले 10 दिन में, तो फिर वो काम किया जाएगा, फिर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में बस टाइम एंगल जोड़ दिया। एग्रीमेंट्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स, सर किसी चीज इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, यदि शुरुआत से ही इम्पॉसिबल इवेंट था तब तो वो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, और यदि बनाया था उस समय वैलिड था, लेकिन सर बाद में कुछ ऐसी चीज हो गई कि अब उसे पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। कि सर इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सर शुरुआत से कर रहा है तो वॉइड एग्रीमेंट। कैसे? कि सर मीत ने और यश ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया, शाम को 8 बजे मेरे जो 10 कंटेनर आ रहे हैं वो मैं तेरे को 10 लाख रुपए में, शिप शिप पे जो आ रहे हैं वो मैं तेरे को 10 लाख रुपए में देने का वादा करता हूँ। इन दोनों ने वादे किए आपस में ऐसे। सर इन बेचारों को पता ही नहीं था शाम को 6 बजे शिप तो डूब ही चुका है। तो ये कैसा एग्रीमेंट हो गया? जिस समय बन रहा था इट वॉज डिपेंडेंट अपॉन, ये कैसा एग्रीमेंट था सर? इट वॉज डिपेंडेंट अपॉन ऑलरेडी एन इवेंट विच वॉज इम्पॉसिबल इन नेचर।
ऑलरेडी एन इवेंट विच वॉज इम्पॉसिबल इन नेचर। तो ये शुरुआत से ही वॉइड एग्रीमेंट हो गया या नहीं हो गया, बस इन लोग को पता बाद में पड़ा कि ये शुरुआत से गलत थे। ठीक है, तो डिस्कवर टू बी वॉइड वाला वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसा एग्रीमेंट विच इज डिपेंडेंट अपॉन सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, विच इज डिपेंडेंट अपॉन सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, कैसा हो गया सर ये तो वॉइड एग्रीमेंट? या जिस समय बनाया था उस समय सही था, लेकिन सर बाद में शिप ही डूब गया, बनाया तो समय सही था, शिप चल रहा था, लेकिन सर बाद में शिप ही डूब गया, तो सर अब ये क्या ये पूरा कभी हो पाएगा, शिप आएगा? नहीं सर, अब ये इम्पॉसिबल इवेंट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये भी पढ़ेंगे अपन। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, contingent contracts which are dependent upon future conduct of a living person। सर कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एक मिस्टर एक्स भविष्य में कैसे एक्ट करेंगे उस पर डिपेंड करता है। सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से शादी मिस सॉरी सॉरी मिस वाई से शादी करने का वादा किया, मिस्टर एक्स ने मिस वाई से शादी करने का वादा किया, तो फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंड है, किसी और से शादी नहीं करेंगे तो ही तो इससे कर पाएंगे। सो ऐसे कंटिजेंट इवेंट्स भी होते हैं विच आर डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। इनका क्या करना है ये भी अपन धीमे धीमे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपने को ये 5-6 चीजें पढ़नी है, और ये पढ़ते ही अपना पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पार्ट भी पूरा हो जाएगा। फाइन, इसको कल करेंगे यार। और मैं आपको इसकी वो भेज देता हूँ, फाइल भेज देता हूँ। मीत इतना खुश हो गया कि मेरा मन कर रहा है वापस बुला लूं, अभी पढ़ा दूं। ठीक है, ओह सर ऐसे मत करो सर। ठीक है, क्या लॉ की क्लास इतनी टॉर्चरस कब से लगने लग गई रे मीत मालपानी तेरे को? है सर, नहीं सर, एक्चुअली सुबह बहुत नींद आ रही है। लॉ की क्लास टॉर्चरस नहीं है सर, आज का टाइम टॉर्चरस हो गया है। चलो कोई बात नहीं, क्या ही बोलूं, चलो। तो एक तो ये छोटा सा जो पार्ट है ये अपन कल करेंगे, और दूसरा मैं इसका क्वेश्चन बैंक भेज देता हूँ आप लोग को, वो करना स्टार्ट कर दो। और तीसरा, कल का टाइम क्या रखना है?